हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर ऑल गोइंग वेल। आज हम इंडियन पैनल कोड 1860 के फर्दर सेक्शंस को डील करेंगे। तो लास्ट सेशन में हमने डील किया था सेक्शन 53 ऑफ चैप्टर 3। तो आज हम सेक्शन 54 को डील करेंगे और इस सेक्शन में बता रखा है कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ, मृत्यु दंडादेश का लघुकरण। और इसमें बता रखा है कि जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी, अब एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को समझने के लिए सेक्शन 55A को पढ़ना पड़ेगा, जिसमें कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के बारे में बता रखा है। तो वहाँ बता रखा है कि यूनियन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट होगी और स्टेट के लिए स्टेट गवर्नमेंट होगी। तो जो मैटर्स जहाँ रिलेट करेंगे कि यूनियन में है या स्टेट में है, उस अकॉर्डिंग वो गवर्नमेंट, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपने रोल में आएगी। अब सेक्शन 54 में बता रखा है कि जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी वो इस डेथ सेंटेंस को विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑफेंडर, जिसने ऑफेंस किया है, बिना उसकी सम्मति लिए किसी भी सेंटेंस में चेंज कर सकती है। कि डेथ सेंटेंस को चेंज किया लाइफ इम्प्रिजनमेंट में, या इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, या फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी की गई, या फाइन पे भी छोड़ा गया, तो किसी भी सेंटेंस में उसको डेथ सेंटेंस को चेंज कर सकती है। ये सेक्शन 54 कहता है। सेक्शन 55 बताता है कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट, आजीवन कारावास का लघुकरण। तो इसमें बता रखा है कि जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी, समुचित सरकार होगी, वो आजीवन कारावास जैसे दंडादेश को किसी अन्य सज़ा के अंदर भी चेंज कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है, पर उस ऐसे इम्प्रिजनमेंट के अंदर चेंज करेगी जो कि 14 ईयर से एक्सीड ना हो, 14 वर्ष के अतिरिक्त नहीं होना चाहिए वो परिवर्तित दंडादेश। ये सेक्शन 55 कहता है। अब सेक्शन 55A में एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की डेफिनेशन बता रखी है कि जो समुचित सरकार होती है वो यूनियन के केस में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट के केस में स्टेट गवर्नमेंट। सेक्शन 56 जो कि रिपील हो चुका है क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1949 के वर्च्यू से। सेक्शन 57 फ्रैक्शंस के बारे में बताता है, फ्रैक्शंस इन टर्म्स ऑफ पनिशमेंट। तो इसमें बता रखा है कि दंडावधियों की भिन्न, कि जब पनिशमेंट को कैलकुलेट किया जाएगा कि कितना पनिशमेंट है, तो वहाँ इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ को 20 ईयर्स के फ्रैक्शन से समझा जाएगा। जैसे कुछ सेक्शंस हैं इस पूरे कोड के अंदर, 4 सेक्शंस ऐसे हैं जिनमें कि फ्रैक्शन के बारे में बता रखा है। सेक्शन 116, 119, 120 एंड 511। तो ये 4 सेक्शंस हैं जिनमें कि बता रखा है कि जो टर्म्स ऑफ पनिशमेंट है वो फ्रैक्शंस में कैलकुलेट होंगी, तो उस फ्रैक्शन को 20 ईयर्स कंसिडर किया जाएगा। अब सेक्शन 58 रिपील हो चुका है और सेक्शन 59 भी, और ये दोनों सेक्शंस क्रिमिनल प्रोसीजर अमेंडमेंट एक्ट 1955 के वर्च्यू से रिपील हुए हैं। सेक्शन 60 जो कि हमें बताता है सेंटेंस में भी वोली एंड पार्टली रिग्रेस और सिंपल, कि सेंटेंस कैसा भी हो सकता है, वोली रिग्रेस, वोली सिंपल, पार्टली सिंपल, पार्टली रिग्रेस। तो इस तरीके से सेंटेंस जो कि कोड देती है किसी भी ऑफेंडर को, तो वो कैसा भी हो सकता है। सेक्शन 61 एंड सेक्शन 62 इंडियन पैनल कोड अमेंडमेंट एक्ट 1921 के वर्च्यू से रिपील हो चुके हैं। सेक्शन 63 अमाउंट ऑफ फाइन के बारे में बताती है, जुर्माने की रकम, जिसमें कि बता रखा है कि जो अमाउंट ऑफ फाइन कोर्ट इम्पोज करती है वो अनलिमिटेड हो सकती है, कि कितना भी वो फाइन इम्पोज कर सकती है, अमर्यादित होती है, पर वो अत्यधिक नहीं होनी चाहिए, इतनी एक्सेसिव नहीं होनी चाहिए कि जो ऑफेंडर है वो पे ही ना कर पाए उस फाइन को। सेक्शन 64 कहता है सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन। इसमें बता रखा है जुर्माना न देने पर कारावास का दंडादेश, कि अगर किसी पर्सन को पनिश किया गया है इम्प्रिजनमेंट से और साथ ही साथ फ़ाइन से भी, और इम्प्रिजनमेंट पूरा कंप्लीट करने के बाद भी वो फ़ाइन अभी तक नहीं दे पाया है, तो उस फ़ाइन को एज ए एडिशनल इम्प्रिजनमेंट और उसको स्पेंड करना पड़ेगा जेल के अंदर। मतलब फ़ाइन का एडिशनल इम्प्रिजनमेंट, अतिरिक्त कारावास भी उसे अब जेल में रहकर निकालना होगा। ये सेक्शन 64 कहता है। सेक्शन 65 कहता है लिमिट ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन व्हेन इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन अवार्डेबल, जहाँ किसी पर्सन के ऊपर फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट ये दोनों अवार्डेबल है,
तब वो क्या कर सकता है। तो इसमें बता रखा है कि जो डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन है उसके ऊपर वो 1/4 ऑफ टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट, पूरे कारावास का 1/4 1/4 भाग ही उसे कारावास के रूप में दे सकते हैं एज ए एडिशनल इम्प्रिजनमेंट। सेक्शन 66 बताता है डिस्क्रिप्शन ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन। तो ये बताता है जुर्माना न देने पर किस भांति का कारावास दिया जाएगा। तो सेक्शन 66 में बता रखा है कि जो इम्प्रिजनमेंट एज ए पनिशमेंट दिया जाएगा तो वो किसी भी डिस्क्रिप्शन का हो सकता है, एनी डिस्क्रिप्शन, और वे किसी भी भांति का हो सकता है, ये सेक्शन 66 बताता है। अब सेक्शन 67 बताता है कि इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन व्हेन ऑफेंस पनिशेबल विद फाइन ओनली, कि जुर्माना न देने पर कारावास जबकि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय हो, तो वहाँ क्या होगा। तो इसमें बता रखा है कि अप टू ₹50 अगर जो फ़ाइन का पनिशमेंट दे रखा था तो 2 मंथ्स की इम्प्रिजनमेंट उसे क्रॉस करनी होगी। अगर फ़ाइन 51 अप टू 100 था तो उसे 4 मंथ्स का पनिशमेंट दिया जाएगा, और अगर जो फ़ाइन था वो एक्सीड ₹100 था तो उसे 6 मंथ का इम्प्रिजनमेंट दिया जाएगा। और ये जितने भी इम्प्रिजनमेंट दिए जाएंगे सिंपल इम्प्रिजनमेंट होंगे, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट नहीं होंगे, कठोर कारावास ना होकर सरल कारावास ही समझा जाएगा। सेक्शन 68 बताता है इम्प्रिजनमेंट टू टर्मिनेट ऑन पेमेंट ऑफ फाइन, जुर्माना देने पर कारावास का पर्यवसान हो जाना। तो अगर जो ऑफेंडर था उसने फ़ाइन दे दिया तो उसे रिलीज़ कर दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 68। सेक्शन 69 में बता रखा है टर्मिनेशन ऑफ इम्प्रिजनमेंट ऑन पेमेंट ऑफ प्रोपोर्शनल पार्ट ऑफ फाइन, कि अगर प्रोपोर्शनल फ़ाइन पे कर दिया गया है तो उसका प्रोपोर्शनल सेंटेंस हट जाएगा, बाकी का जितना फ़ाइन देना है उसके अकॉर्डिंग उसका सेंटेंस डिटरमाइन किया जाएगा बाय द कोर्ट। सेक्शन 70 में बता रखा है फाइन लिव्ड विद इन 6 years एंड ड्यूरिंग इम्प्रिजनमेंट, डेथ नॉट टू डिस्चार्ज प्रॉपर्टी फ्रॉम लाइबिलिटी, जुर्माने का 6 वर्ष के भीतर या कारावास के दौरान में उद्ग्रहण होना संपत्ति को दायित्व से मृत्यु उन्मुक्त नहीं करती। तो इसमें बता रखा है कि कोर्ट के पास विद इन 6 years पावर रहता है कि वो फाइन को रिकवर कर सकती है, और अगर इस दौरान डेथ हो जाती है ऑफेंडर की तो वो ऑफेंडर की प्रॉपर्टी से भी उस डेप्ट को रिकवर कर सकती है। नाउ सेक्शन 71 एंड सेक्शन 72 डील्स अबाउट मल्टीपल ऑफेंसेस। तो इसमें बता रखा है 71 में लिमिट ऑफ पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस मेड अप ऑफ सेवरल ऑफेंसेस, कि अगर कोई ऑफेंस बहुत से ऑफेंसेस से जुड़कर मिला है, कोई एक अपराध में बहुत से अपराध पाए गए हैं, तो उनमें से किसी एक अपराध के लिए ही दोषी ठहराया जाएगा जब तक कि अन्यथा बता नहीं रखा हो उस प्रावधान के बारे में। और सेक्शन 72 बताता है पनिशमेंट ऑफ पर्सन गिल्टी ऑफ वन ऑफ सेवरल ऑफेंसेस द जजमेंट स्टेटेड दैट इट इज़ डाउटफुल ऑफ विच, कई अपराधों में से एक के दोषी व्यक्ति के लिए दंड जबकि निर्णय में यह कथित है, यह संदेह है कि वह किस अपराध का दोषी है। तो यहाँ भी मल्टीपल ऑफेंस के बारे में बता रखा है, और इसमें पनिशमेंट देते टाइम ये कंसिडर किया जाएगा कि जो ऑफेंस लोएस्ट पनिशमेंट का हो उसके लिए सेंटेंस पास किया जाए। सेक्शन 73 एंड सेक्शन 74 ये दोनों सेक्शन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट एकांत परिरोध के बारे में बात करते हैं। सेक्शन 73 सज़ा सुनाते समय काम आता है, और सेक्शन 74 उसको एग्जीक्यूट करते टाइम। तो जो एट द टाइम ऑफ गिविंग द पनिशमेंट सेक्शन 73 रोल में आता है, जो कि कहता है कि जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है वो सिर्फ रिगरस इम्प्रिजनमेंट कठोर कारावास में ही दिया जाएगा, और इसकी लास्ट लिमिट मैक्सिमम 3 मंथ तक ही हो सकती है, 3 महीने तक ही एकांत परिरोध दिया जा सकता है। और सेक्शन 73 में कुछ लिमिट्स बता रखी है कि अगर कोई ऑफेंस पनिशेबल है अप टू 6 मंथ्स तो उसे 1 महीने का एकांत परिरोध मिलेगा, और अगर जो अपराध है वो 6 महीने से 1 साल तक के लिए दंडादेश है तो वो 2 महीने के लिए एकांत परिरोध का प्रावधान बता रखा है। और अगर जो ऑफेंस है अपराध है वो 1 साल से ज़्यादा के लिए प्रावधान बता रखा है, तब जाकर वो 3 महीने के लिए विद इन 3 मंथ्स सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दी जाएगी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 73। और सेक्शन 74 रूल आता है जब उसको इस सेंटेंस को एग्जीक्यूट किया जाता है। तो इसमें बता रखा है कि 14 डेज़ एट ए टाइम अगर
जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है उसका सेंटेंस 1 मंथ के लिए दे रखा हो तो 14 डेज एट ए टाइम उसे सॉलिटरी रखा जाएगा, एकांत में रखा जाएगा। और अगर जो रिगरस इम्प्रिजनमेंट है वो अप टू 3 मंथ्स है तो इसमें 7 डेज तक हो जाएगी वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।